नमस्कार दोस्तों, मैं डबल ओ संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, तो हम आज पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और इन तीनों का प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसको कैसे बनाया जाता है, हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट shows routine action या नॉर्मल एक्शन इन पास्ट। कहने का मतलब है कि जो पास्ट में यानी भूतकाल माने जो घटना घट चुका हो, इसका मतलब है कि जो घटना घट चुका हो यानी कि वो जो घटना पहले की हो, बीत चुकी है वो घटना, उसको हम लोग अगर ग्रामर के सेंटेंस में देखें, हिंदी में उसको भूतकाल बोलते हैं, या फिर नॉर्मली पीछे का घटना जो घट चुका है वो घटना। तो नॉर्मल एक्शन और रूटीन एक्शन को शो करता है। कोई भी काम जो कि नॉर्मल तरीका से आपको लगे कि कुछ इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो या कुछ रूटीन दिखाता है कि मैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा था कि कैसे रूटीन शो करता है। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जाके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला वीडियो को देख लें, तब इसको देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, या हिंदी में जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से कि वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या फिर या ये मिले, ये सब में भी कुछ मिलता है अगर, तो ये हिंदी सेंटेंस के लिए है। ये हिंदी सेंटेंस है, अगर हिंदी से आप इंग्लिश बना रहे हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, या फिर वही सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में अगर बना रहे हैं और इस तरह का रूटीन शो या नॉर्मल कोई एक्शन दिखाई दे तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। या फिर इंग्लिश से अगर हिंदी में बना रहे हैं तो आपको नॉर्मल एक्शन या रूटीन के बारे में बात करना होगा, या मैं जो आगे बताऊंगा वो जो आएगा उससे आपको पता लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो चलिए पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। दोस्तों, अगर इंग्लिश में कोई भी अगर वाक्य आप देखते हैं, सेंटेंस कोई भी देखते हैं, तो उसमें पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब टू होगा। वर्ब टू यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर इस तरह का फॉर्म होगा, अगर इंग्लिश में आप उस सेंटेंस को देखते हैं तो आप उसको किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस मानेंगे और उसको उसी हिसाब से उसका हिंदी करेंगे। या ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस तरह का सेंटेंसेस चेक करेंगे तो समझ में आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते हैं। जैसे ये देखिए, आई एट मैंगो। आई एट मैंगो। आई क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, और ये एट है। एट ईट का सेकेंड फॉर्म है, इसको वर्ब टू बोलते हैं। एट क्या है? ईट का सेकेंड फॉर्म है। यहां से देखिए मिला आपको वर्ब टू, और क्या खाता है? मैंगो खाता है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। तो इसका हिंदी हो जाएगा मैं आम खाता था। देखिए, खाता था इसका मतलब क्या हो गया कि रूटीन के बारे में बात कर रहा है। ये पहले आम खाता था, है ना, तो मैं आम खाता था, तो इसका आई एट मैंगो हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही सेंटेंस ऐसे हो जाए, आई एट ए मैंगो, ठीक है, आई एट ए मैंगो, तो उसका हिंदी हो जाएगा मैंने एक आम खाया या खा लिया। ये दोनों हो जाएगा, मैंने आम खाया या खा लिया। अब इस दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाया हूं और यहाँ पे ए क्यों लगाया हूं? कि यहाँ पे ए इसलिए नहीं लगाया हूं क्योंकि वो आम खाने के बारे में बात नहीं कर रहा है, मतलब वो प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो अपना एक हैबिट बताया कि हाँ आम खाता था, वो उस समय नहीं खा रहा है, चाहे वो बाद में नहीं खाया था। जैसे कि जो बीत गए समय, जैसे हम आपसे पूछे, जैसे मैंने आपको एक आम दिया, ठीक है, मैंने आपको एक आम दिया और फिर 1 घंटा के बाद या 2 घंटा के बाद आया आपसे और पूछा कि क्या तुमने आम खा लिया? तो आपने क्या जवाब देगा? हाँ, मैंने आम खा लिया। तो यस, आई एट ए मैंगो बोलोगे ना। तो ये एक नॉर्मल एक्शन के बारे में बात कर रहा है, जबकि ये आई एट मैंगो, मैं आम खाता था, रूटीन एक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो ये दोनों सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है क्योंकि ये आदत के बारे में बात कर रहा है और ये नॉर्मल एक्शन के बारे में बात कर रहा है, नहीं साधारण कोई काम है जो पास्ट में घटित हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही वेंट टू स्कूल एवरी डे। तो देखिए यहाँ भी एवरी डे बोल रहा है, तो ये भी रूटीन एक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर विद्यालय में लिखा हूँ, तो विद्यालय का जो कन्वर्ट हो रहा था, तो जिस तरह का विद्यालय लिखा जा रहा था उस तरह का हिंदी नहीं आ रहा था, तो इसको गलत मत समझिएगा। ठीक है, तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ही वेंट हो गया,
वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है, जाना, गो माने जाना, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। टू स्कूल, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो एवरीडे, है ना। तो ही वेंट टू स्कूल एवरीडे, वो रोज विद्यालय जाता था। तो यहाँ पे सोज रूटीन ना, मतलब रूटीन एक्शन के बारे में बात कर रहा है। और सबसे ज्यादा आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट के बाद में सेकेंड फॉर्म आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में सेकेंड फॉर्म आता है, ठीक है। और हिंदी से अगर वो हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं तो आप देखिए कि इसमें लास्ट में ता था है कि नहीं है, या फिर वो नॉर्मल रूटीन शो कर रहा है कि नहीं, या कोई नॉर्मल एक्शन शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वी लव्ड आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता को प्यार करते थे या प्यार किए। बोलते हैं ना कि यार हम उनको बहुत सेवा किए लेकिन वो नहीं बची, या हमको बहुत प्यार किए लेकिन वो हमारे प्यार को नहीं समझे, तो वही होता है। तो हमने बोले वी लव्ड, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब टू, और ये आवर पेरेंट्स। अब देखिए सेंटेंस दोस्तों क्या है कि जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा कि किसी के साथ वर्ब में एस लग रहा था, किसी के साथ में ईएस लग रहा था, कोई नॉर्मल वर्ब वन से ही बन रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबके साथ वर्ब टू लगेगा, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, या सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर हो, या थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, सबके साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू ही लगेगा, ठीक है। और सेंटेंस देखिए, आई केम यस्टरडे, देखिए तो यस्टरडे कहने से ही कल हो गया, तो इसका मतलब पास्ट की बात करता है। देखिए दो, कल का मतलब दो होता है, एक कल होता है आपको टुमारो, TOMORROW, और एक जो कल होता है वो होता है यस्टरडे। तो ये जो टुमारो होता है कल, ये आने वाला कल का बात करता है, जो अभी आया नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कल हम वहां जाएंगे, कल ये खेलेंगे, और ये बीत चुका हुआ है कल, उसके ये बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ये बीता हुआ कल के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ये इसी शब्द से ये समझ में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और ये वर्ब टू लगा हुआ है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। आई केम यस्टरडे, केम किसका है, कम का, कम का सेकेंड फॉर्म है। दोस्तों अगर आप वर्ब का फॉर्म नहीं जानते हैं तो पहले आप वर्ब का फॉर्म, मैंने इससे पहले से जो पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने इसे बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके, मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दूंगा, और उस पर आप पहले जाके वो पहले वर्ब का फॉर्म पढ़ लीजिए, तब इसको पढ़िएगा, क्योंकि जो पूरा टेंस है वर्ब के फॉर्म से ही बनता है। वर्ब का कभी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कभी सेकंड फॉर्म लगेगा, कभी थर्ड फॉर्म लगेगा, कभी फोर्थ फिफ्थ, हालांकि उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो पहले आप वर्ब जान लीजिए, इसके बाद में पढ़िएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आई केम यस्टरडे हो गया, समझ में आ गया आपको। दे प्लेड इन दिस प्ले ग्राउंड एवरी डे, वे क्या है, दे प्लेड, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया प्ले का, क्या हो गया, प्ले का सेकेंड फॉर्म, प्ले का सेकेंड फॉर्म हो गया। क्या हो गया इसका मतलब, वे लोग इस मैदान में रोज खेलते थे या खेला करते थे। अब देखिए यहाँ पे है खेलते थे या खेला करते थे, ये आदत के बारे में बात कर रहा है ना। खेलते थे जैसे बोलते हैं ना, लेकिन ये कब का आदत है, पास्ट का आदत है, ये अभी का कोई आदत नहीं है। अभी वो क्या करते थे पता नहीं है उस मैदान में जाकर, या जाते भी है कि नहीं जाते हैं, लेकिन ये पास्ट के बारे में जितना है ना, सब पास्ट के बारे में, बीता हुआ चीजों के बारे में बात कर रहा है। इसी वजह से तो इसका नाम पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये जितना काम होगा पास्ट में होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब टू, और इन दिस प्लेग्राउंड, इस मैदान में रोज खेलते थे, ठीक है। वी लव टू कम हियर, हमें यहाँ आना पसंद था। अब देखिए यहाँ पसंद था है, और यहाँ पे पसंद करते थे है, दो सेंटेंस है, इसको दोनों में किसी भी तरह से बनाइए, देखिए मतलब वही होता है, मतलब वही होता है, बस आप उसको ना दूसरे तरीका से रख देते हो। जब दूसरे तरीका से रखते हो तो लोग हिंदी से जब इंग्लिश में बनाते हैं तो विपरीत करे, ये तो ना ही नॉर्मल एक्शन के बारे में बात करता है, ना ही रूटीन के बारे में बात कर रहा है, हालांकि होता है नॉर्मल एक्शन ही, लेकिन समझ में नहीं आता जब आप फर्स्ट टाइम सीखते हो तो। और यथाथाती थी या ये भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किसमें होगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। अगर इसी को आप दूसरा सेंटेंस हिसाब से पढ़ोगे तो हम यहाँ आना पसंद करते थे, अगर उसको बोलोगे तो आपको करते थे दिखाई देगा। तो कभी कभी सेंटेंस में आपको इस तरह का पहचान भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपको ये इंग्लिश वाला से जो बताया हूँ, रूटीन शो या नॉर्मल कोई भी एक्शन, कोई भी एक कार्य, नॉर्मल कार्य जो साधारण कार्य अगर पास्ट में होता है तो वो क्या होगा, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश से अगर हिंदी में आप बना रहे हैं तो सब्जेक्ट देखिएगा, लव का सेकंड फॉर्म लव्ड होता है, और टू कम हियर, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया कम हियर, टू कम, ठीक है। तो आप इसको समझ जाइएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है,
वी लव टू कम हियर, हमें यहाँ आना पसंद था या हम यहाँ आना पसंद करते थे। जैसे एक और देखिए सेंटेंस, हर ब्रदर्स लव्ड हर ए लॉट, उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब टू हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए शुरू आगे जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि वैसे ही सेम चीज होता है जैसे आपको पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े ना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था कि वो पास्ट में होता था, नॉर्मल एक्शन, कोई भी नॉर्मल एक्शन पास्ट में होता था। अब यही काम क्या होगा, फ्यूचर में होगा। फ्यूचर मतलब ये नॉर्मल एक्शन है, फ्यूचर में होगा मतलब भविष्य में होगा। क्या होगा, भविष्य में होगा। अगर कोई भी काम अगर भविष्य में होता है और वो काम कोई नॉर्मल एक्शन बता रहा है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर में आएगा। अब नॉर्मल एक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी साधारण काम अगर कुछ भी होता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा। और इंग्लिश अगर आप हिंदी से इंग्लिश में बना रहे हैं तो आपको वो तो देखना ही है कि नॉर्मल एक्शन, और अगर इसमें से कोई अगर दिख जाता है तो वो भी, अगर लास्ट सेंटेंस के अंत में गा गी गे ये दिख जाए तो वो भी क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। और वो कैसे बनेगा हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट है, शैल और विल का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अब शैल और विल में शैल कहाँ होगा और विल कहाँ होगा हम आगे भी देखेंगे। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर आएगा जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में पढ़ के उसे हिंदी कर रहे हैं तो पहले अगर सब्जेक्ट दिखेगा, फिर उसके बाद शैल या विल दोनों में से कोई एक दिखेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखेगा और फिर ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। पहले शैल का इस्तेमाल एक बार देख लीजिए। शैल का इस्तेमाल किसके साथ होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ होगा। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है, वी आता है। अब इतना दिन से वीडियो देख रहे थे आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों सब्जेक्ट, अगर किसी कोई एक सब्जेक्ट अगर आई आए चाहे वी आए तो उसके साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने हैं उनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए विल का इस्तेमाल सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। अब सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन आपको पता है क्योंकि आप इतने दिन से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ समझिए शैल का इस्तेमाल कहाँ होगा और विल का इस्तेमाल कहाँ होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको जहां भी आई और वी मिले तो वहां पे शैल का इस्तेमाल कीजिएगा और बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल कीजिएगा, इतना याद रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। देखिए यहाँ पे आई आ गया तो उसके साथ क्या आ गया, शैल आ गया। मार्केट, अब देखिए यहाँ पर टुमारो, पिछला बार सेंटेंस में क्या बताया था आपको, यस्टरडे। यस्टरडे इसलिए था क्योंकि वो पास्ट में हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया, टुमारो। टुमारो मतलब कल, तो मैं कल बाजार जाऊंगा। अब देखिए हिंदी से अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, गा आ गया, आ गया, गा आ गया। लास्ट में क्या आ गया, जाऊंगा। या ये नॉर्मल आपको फ्यूचर में बात कर रहा है कि मैं कल बाजार जाऊंगा, ये नॉर्मल एक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। मैं कल बाजार जाऊंगा तो उसको कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर शैल लगाएंगे, फिर वर्ब रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कहाँ जा रहे हैं, टू मार्केट, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर जो भी एक्स्ट्रा जो भी वाक्य होगा उसको पहले लगा देंगे। या तो पहले लगाते हैं या तो शुरू में लगा देते हैं। या तो इसको लिखो टुमारो आई शैल गो टू मार्केट, ऐसे भी कर सकते हो या इसको लास्ट में भी लगा सकते हो, है ना। लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लास्ट में लगाओ। कैसे होगा, आप धीरे धीरे जब चीजों को पढ़ना पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ना सीखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, वी शैल फाइट फॉर आवर राइट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वी है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि इसमें शैल का इस्तेमाल हो रहा है और फाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और किसके लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगर हिंदी से बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पे के आ रहा है और ये हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो इससे भी आप इसको समझ जाइएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है ना। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, वी शैल फाइट फॉर आवर राइट। ठीक है, देखिए यू विल वर्क हार्ड नाउ, यहाँ भी आपको, अब देखिए यहाँ पे विल लगे, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये क्या है, सेकेंड पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के छोड़ के जितना आएगा उसके साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पे यू के साथ में क्या लग गया, ये सेकेंड पर्सन है और फिर ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम ही चीज है। तो यहाँ भी ये आ गया, ठीक है। शी विल मीट यू इन दिल्ली, तो शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट।
इन दिल्ली, कहाँ दिल्ली में मिलेंगे, वह तुमसे दिल्ली में मिलेगी, फिर यहाँ पे दिया गया है ना। तो हिंदी से अगर बनाइएगा तो इसको पकड़ के आप बना सकते हैं, या फिर आपको ज्यादा इस पे भरोसा रखिए, इस पे नहीं। ये फ्यूचर एक्शन अगर आपको हो रहा है और कोई नॉर्मल एक्शन है तो आप उसको तुरंत फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाइएगा इंग्लिश में करने के लिए, और उसका नियम आप समझ गए हैं। देयर पेरेंट्स विल गिव यू मनी, उनके माता पिता, देखिए उनके माता पिता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे थर्ड पर्सन। अब ये देखिए इसको बोला ना, इसको छोड़ के जितना आएगा सब सतविल लगेगा, तो यहाँ पे इसका सतविल लग गया, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यू ऑब्जेक्ट हो गया, और ई भी ऑब्जेक्ट है, दोनों में ऑब्जेक्ट है। अब कैसे है, इसको आप दूसरे तरीका से बना सकते हैं, देयर पेरेंट्स विल गिव मनी टू यू हो जाएगा। इसको अगर इंग्लिश में एक और तरीके से बनाएंगे तो यहाँ बना सकते हैं आप कि उनके सॉरी, इंग्लिश में अगर बनाना है तो देयर पेरेंट्स विल गिव, अब इसको पहले मनी को भी लिख सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट है मनी, लेकिन जैसे ही अब मनी के बाद अगर यू लिखेंगे तो टू लगाएंगे और फिर यू लिखेंगे। देयर पेरेंट्स विल गिव मनी टू यू, या अगर अगर मनी अगर आप पहले यू लगा देते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं जिसको जो जीते हैं ना, जो सजीव लोग हैं जिनके पास लाइफ है, अगर उनको पहले आप लिखते हैं तो वहां पे डायरेक्ट आ जाएगा और बीच में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन पहले वैसे चीज जिसमें लाइफ नहीं है उसको पहले रखते हैं, तो बस बाद में टू आएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये सेंटेंस को बनाने का तरीका होता है, चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाए, दोनों सही है, ठीक है। दे विल प्ले ए गेम, वे लोग एक खेल खेलेंगे। अब देखिए यहाँ भी दे साथ विल आ गया, प्ले आ गया, फर्स्ट फॉर्म, सारा का फर्स्ट फॉर्म ही होगा आपको, ठीक है, और ए गेम ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। वे लोग एक खेल खेलेंगे, तो यहाँ पे देखिए गे आ गया। आई शैल बी ए डॉक्टर, देखिए यहाँ पे आई क्या आ गया, थर्ड पर्सन नहीं फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या आएगा, शैल आ गया। बी मतलब होना होता है चाहे बनना होता है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। ए डॉक्टर, क्या ऑब्जेक्ट ये है, मैं एक डॉक्टर बनूंगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, सबका प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तीनों का इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया। लेकिन कौन सा, असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस जो कि जिसमें नॉर्मल वाक्य होता है, उसमें कुछ नहीं, क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, उसको असर्टिव बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया कि नकारात्मक वाक्य। निगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब क्या है कि देखिए रूल सब सेम ही होगा, मतलब पहचान का जो तरीका है वो सेम होगा, थोड़ा उसका स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे जो हम लोग इंडेफिनिट के लिए पढ़े थे, सब्जेक्ट पढ़े थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे पढ़े थे। लेकिन जब हम निगेटिव बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। बाकी जो मेन बेस है कि किसको हम लोग इंडेफिनिट बोलेंगे, किसको फ्यूचर बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे, किसको पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे, किसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे, वो सेम रहेगा, केवल स्ट्रक्चर बदलाव होगा। क्यों, क्योंकि उसमें नहीं आ रहा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे पहले, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे डज आ जाएगा, डू और डज आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही नॉट वाला सेंटेंस आएगा, निगेटिव सेंटेंस आएगा, तो पहले डू और डज आएगा, फिर इसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे जब आप नॉर्मल इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे थे, तो क्या था उसमें, उसमें ये था कि आप या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाओ, कहाँ कहाँ लगाते थे वो बताया था। अब वहीं पे क्या है कि ये जो डू है वहां पे लगेगा जहां पे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, और डज लगाएंगे वहां पे जहां पे आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते थे। माने एस और एस वाला जहां हम लोग फॉर्म लगाते थे ना, वहां पे हो जाएगा डज। देखिए यहाँ इसमें भी डू में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो जहां पे एस एस वाला जो फॉर्म लगा रहे थे वहां पे हम लोग लगाएंगे डज, और जो नॉर्मल जहां बना रहे थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे वहां पे लगा रहे थे डू। और आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज पिछले वीडियो में जाके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आया होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले उसको वीडियो को देख लें, वो समझ में आएगा, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है।
तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज में से कोई एक लिखेंगे जिसके साथ एस यस का फॉर्म आता था वर्ब में, उसमें डज लगाएंगे, और फिर जिसके साथ नहीं आता था उसमें क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब में फर्स्ट ही फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, वाक्य देखने से समझ में आएगा। देखिए, डज कम्स विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही हम लोग एस और ईएस का भी इस्तेमाल करते थे, है ना, इसीलिए उसी के साथ डज भी आएगा। और डू कम्स विथ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन के सारे फॉर्म के साथ, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, और सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू आएगा। कहने का मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या आएगा, डू आएगा, और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज आएगा। ठीक है, सेंटेंस देख के समझ में आएगा। जैसे शी डज, देखिए क्या आ गया, शी डज। शी क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, शी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में है। आपको तो पता हो गया होगा कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कौन सा बोलते हैं, प्लूरल नंबर कौन सा बोलते हैं। ठीक है, तो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डज आ गया। नॉट हैव इट फूड। अब देखिए, हैव लिखो चाहे इट लिखो, हैव मतलब भी खाना होता है और इट मतलब भी खाना होता है, दोनों में से कोई भी लिखिए। आप अगर इट खरीद जानते थे तो आप जान लीजिए कि हैव का इस्तेमाल ज्यादा होता है। क्यों होता है ये बात बताएंगे। ठीक है, हैव का इस्तेमाल ज्यादा होता है और इट का इस्तेमाल कम होता है, तो ज्यादा मात्रा में आप ऐसे बनाइए कि शी डज नॉट हैव फूड। अब इसका शी डज नॉट हैव फूड का मतलब ये भी हो सकता है कि उसके पास खाना नहीं है, या वो खाना नहीं खाती है। ठीक है, तो वो उस समय के हिसाब से समझ में आएगा कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, या तो शी डज नॉट हैव फूड या शी डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाती है। देखिए टाइटी आ गया, डज आ गया, नॉट आ गया, और फिर वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, और फिर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो शी डज नॉट हैव चाहे इट फूड, दोनों में से कोई हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डज कहाँ लगेगा। और देख लीजिए, हिज फादर डज नॉट गिव हिम मनी। देखिए हिज फादर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और यहाँ पे डज आ गया, नॉट आ गया। देखिए सब सेम ही है, बस खाली आपको डू डज का ध्यान रखना है। अगर नॉट आ जाएगा तो डू डज का ध्यान रखना है, बाकी आपको जो सेंटेंस मिलेगा वो वैसा ही मिलेगा जैसा नॉर्मल सेंटेंस में मिलता था, बस यहाँ पे नहीं आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बाकी इसमें आपको डू डज ध्यान रखना है कि अगर डज आएगा तो कैसे बनाना है, और डू आएगा तो कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, दे डू आ गया, है ना। तो दे डू क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पे इसलिए क्या आ गया, डू आ गया, इसके बाद नॉट, फिर हेल्प मी। समझ गए। देखिए यहाँ भी आ गया देयर फैमिली, यहाँ फैमिली बहुत सारे हैं, फैमिली में बहुत लोग होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, डू हो गया। ठीक है, फैमिली हालांकि सिंगुलर नंबर है, लेकिन यहाँ पे फाइट के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए अलग हो गया। ये कैसे होता है तो बाद में समझाएंगे जब थोड़ा सा समझदार हो जाएगा। और देयर फैमिली डू नॉट, तो यहाँ पर क्या हो गया, डू हो गया, नॉट फाइट विथ वन अनदर। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देना है कि डू नॉट और कहाँ लगेगा, कहाँ लग रहा है और कहाँ नहीं लग रहा है, कहाँ डज लग रहा है, कहाँ नॉट लग रहा है। बाकी नहीं आ रहा है, सेंटेंस नॉर्मल इंडेफिनिट में जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा। मंजित डज नॉट, यहाँ पर मंजित क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज हो गया और नॉट हो गया। और टेल एलाई मतलब झूठ बोलना होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, हर जगह इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। दूसरा देख लीजिए, वी डू नॉट गो देयर अगेन। यहाँ भी देखिए वी क्या है ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डू हो गया, नॉट हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं आया। सेंटेंस में हर जगह नहीं आएगा, हम वहां दोबारा नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो देयर अगेन, है ना, हम वहां दोबारा नहीं जाते हैं। हिंदी से भी आपको समझ में आ रहा होगा, और हिंदी से इंग्लिश में भी बनाना होगा, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर नहीं आ रहा है और नॉर्मल वाक्य है, जाता है ताती भी आ रहा है, और रूटीन के बारे में बात कर रहा है, चाहे कुछ भी इसमें से एक आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे बनाएंगे सब्जेक्ट को, वी डू नॉट। ठीक है, हम आपको इंग्लिश से हिंदी में इसलिए बता रहे हैं, सारे चीजों को शुरू से ही इंग्लिश से हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश पे कम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बाद में इंग्लिश से हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। मेन मकसद इसका यही है, इस वजह से मैं हर चीज को इंग्लिश से हिंदी में बना रहा हूँ, ना कि हिंदी से इंग्लिश में। क्योंकि आप जब किताब पढ़ोगे तो इंग्लिश से हिंदी में सोचोगे, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश से हिंदी में सोचोगे। इस वजह से मैं इंग्लिश से हिंदी में हर चीज को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। हालांकि हिंदी से भी आपको इंग्लिश में कभी कभी बनाना पड़ेगा, इसलिए भी मैं हिंदी भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ताकि ऐसा सेंटेंस रहे तो आप पहचान भी उस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है ना। आई डू नॉट अब्यूज देम नाउ, मैं क्योंकि आई के साथ क्या आ गया, डू आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आई क्या है,
फर्स्ट पर्सन है। डू आ गया, नॉट अब्यूज, अब्यूज मतलब गाली देना होता है। देम उनको, ना मैं उनको अब गाली नहीं देता हूँ, ठीक है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। आप तो असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें डीड आ जाएगा। जहां वहां पर डूडा जा रहा था ना, यहाँ पे डीड आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें डीड में सारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब टू आता था, तो वर्ब टू सबके साथ आ रहा था, इसी उसी तरह इसमें नेगेटिव सेंटेंस में सबके साथ डीड ही आएगा, ठीक है। सबके साथ डीड आएगा, आपको सोचना नहीं है, बस सब्जेक्ट डीड, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई डिड नॉट गिव देम पेन, मैंने उन्हें कलम नहीं दिया, नहीं आ गया है ना। लेकिन दिया तो आप हिंदी से अगर इंग्लिश में बना रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सेंटेंस को पहचानने तो आ गया होगा आपको। तो आई डिड नॉट गिव देम पेन, उसी तरह ये सेंटेंस देखिए, सारे में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा और सब में डिड लगा हुआ है, क्योंकि इसमें सेंटेंस में इंग्लिश में नहीं आ रहा है ना, और इंग्लिश में भी नहीं आ रहा है और हिंदी में भी तो नहीं होगा ही होगा। तो नॉट यहाँ पे आ रहा है, जैसे ही नॉट आया तो आपको देखना है कि डिड लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसको माना जाएगा और उसका हिंदी उसी तरीके से करेंगे। देखिए, दे डिड नॉट अर्न मनी, वे पैसे नहीं कमाते थे या कमाए, ये दोनों हो जाएगा, है ना। कुछ भी बोलिए, पास्ट में होना चाहिए। दे डिड नॉट अर्न मनी, रमेश एंड गीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, रमेश और गीता गाना नहीं गाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए डिड आ जाएगा और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। देयर फ्रेंड्स डिड नॉट कम होम एट टाइम, उनके दोस्त समय पर घर नहीं आते थे, तो यहाँ पे डिड लगा दिया। माई मदर डिड नॉट बीट मी, मेरी माँ मुझे नहीं पीटती थी, मेरी माँ, माई मदर, यहाँ पे डिड आ गया। वी डिड नॉट मीट देम, हम लोग उनसे नहीं मिले, यहाँ पे डिड आ गया सब्जेक्ट के बाद। ही डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट आ गया। पे मी मनी, वह मुझे पैसे नहीं दिया, ठीक है। तो आप चीजों को ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। माई फ्रेंड डिड नॉट स्टडी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, मेरे दोस्त परीक्षा के दौरान नहीं पढ़ते थे। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मतलब के दौरान होता है ना, के दौरान। अब जो चीज मैं ना लिखवा रहा हूँ, छोटा छोटा चीज ना लिखते चलो कॉपी पे, आपको मतलब समझ में आएगा। माई फ्रेंड्स डिड नॉट स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम, मेरे दोस्त एग्जाम के समय नहीं पढ़ते थे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान करने का तरीका सब सेम होगा और इसमें सब कुछ सेम होगा, केवल नॉट आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सब्जेक्ट होगा, शैल और विल का इस्तेमाल बता चुका हूँ, कहाँ शैल का इस्तेमाल होगा, कहाँ विल का इस्तेमाल होगा। उसके बाद अगर नॉट होगा सेंटेंस में तो नॉट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम ही है, बस नॉट लगाना है बीच में। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, वी के साथ शैल लगता है तो वी के साथ शैल हो गया, वी शैल नॉट गो देयर अगेन, है ना। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट तो वी सब्जेक्ट हो गया, शैल लग गया, फिर नॉट लग गया, है ना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया गो, देयर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अगेन अब, है ना, दोबारा, ठीक है। तो कैसे बनेगा हमारा, समझ में आ गया आपको। आप हिंदी से बना रहे हैं इंग्लिश में, तो आप देखिएगा यहाँ पे जाएंगे, है नॉर्मल एक्शन है, तो हम इस हिसाब से बनाएंगे कि सब्जेक्ट पहले रखेंगे, फिर शैल लगाएंगे या विल, जो भी लगना होगा लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कोई दूसरा वाक्य वर्ड है तो उसको लगाएंगे, है ना। वैसे देखिए आई शैल, देखिए और शैल ना, शैल नॉट का देखिए वहां पे लिखा भी हूं मैं, शैल नॉट, इसको ना शॉर्ट में शैंट पढ़ते हैं और ऐसे लिखते भी हैं शैंट, यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसमें याद आया तो सोचा कि लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा स्मार्ट इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखो। तो शैंट भी अगर लिखा हुआ SHAN, ये कॉमा देकर और कॉलम देकर और क्या है एपोस्ट्रोफी देकर और टी लिखा रहा है, तो क्या होगा, आपको इसको शैंट पढ़ना है, शैल नॉट का ही फॉर्म होता है, ठीक है ना। प्ले दिस गेम, तो आई के साथ शैल लगेगा, फिर नॉट लग जाएगा। देखिए वी विल नॉट बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर, शी विल नॉट बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं बनेगी, तो शी साथ विल लग गया, क्यों विल लगा आपको समझ में आ गया होगा, नॉट हो गया, बी ए डॉक्टर, तो अगर वह डॉक्टर नहीं बनेगी तो आपको बनाना होगा इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में, तो पहले वह का लिखेंगे, फिर विल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे और फिर बी बनना के बी होगा और फिर ए डॉक्टर, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए माई ब्रदर एंड आई विल नॉट या ओंट, विल नॉट का जो होता है शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, विल नॉट का क्या हो जाता है, ओंट, इसको ओंट पढ़ते हैं, ओंट पढ़ते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। विल नॉट का क्या होगा, ओंट, तो आप वोंट लिखिए या विल नॉट लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्ले दिस गेम, मेरा भाई और मैं इस खेल को
नहीं खेलेंगे, नहीं आ गया, ठीक है। वैसे ही सारा सेंटेंसेस है, ही विल नॉट कम हियर, यू विल नॉट चाइल्ड हिम अगेन, चाहे विल नॉट लिखो या वोंट लिखो, यू वोंट चाइल्ड हिम अगेन, तुम उसको दोबारा नहीं डांटोगी, है ना। दे विल नॉट आस्क फॉर हेल्प, वे लोग मदद के लिए नहीं पूछेंगे, मतलब बोलते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाएगा वो मदद के लिए नहीं पूछता है, ऐसा। इट विल नॉट बी ए ग्रेट डिजास्टर, यह बहुत बड़ा आपदा नहीं होगा, ठीक है। इट विल नॉट, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे विल, नॉट हो गया, बी मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ए ग्रेट डिजास्टर ऑब्जेक्ट। यही चीज आपको देखना है और आपको नॉर्मली बना देना है, यह बहुत बड़ा आपदा नहीं होगा, है ना। शिवांश विल नॉट क्राई इन द टेम्पल, शिवांश मंदिर में नहीं चिल्लाएगा, शिवांश विल नॉट क्राई इन द टेम्पल। अब हिंदी में जब आप बनाते हैं कोई भी, तो पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, नॉट वाला का नहीं लगाते हैं, और फिर क्या लगाते हैं, वर्ब, वर्ब लिखते हैं। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में जो बनाते वक्त उल्टा हो जाता है, क्या कि जब इसमें क्या होता है कि शैल और विल का जो मतलब तो आगे में आ जाएगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा, है ना। और पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, और फिर वर्ब रखेंगे, ऐसा हो जाता है, नहीं के बाद वर्ब रखेंगे, है ना। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये नहीं वाला शब्द आ गया, नॉट वाला, और फिर क्या हो गया, ये वर्ब आ गया। तो हिंदी और इंग्लिश में उल्टा हो जाता है, तो अगर इंग्लिश से आप हिंदी में बना रहे हैं तो आप इस फॉर्म में बनाइएगा, है ना। देखिए हर जगह है ये, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे शैल, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हम लोग पहले लिखेंगे, फिर, है ना। हम लोग हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, दोबारा का स्पेलिंग आ गया, और नॉट यहाँ पे लगाएंगे, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा अगर इंग्लिश से हिंदी में बना रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए, है ना। और वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अनलाइक कीजिएगा तो जरूर बताइएगा कि आपने अनलाइक क्यों किया। वीडियो को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली बताने वाला हूँ, और उसके आगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। नमस्कार।